A very good evening everyone. क्लैट, आज हम क्लैट के बारे में बात करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। हम क्लैट एग्जाम के जो भी बच्चे इच्छुक हैं, जो बच्चे भी क्लैट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, कैसे होगा ये क्रैक? पहले जानते हैं क्लैट का फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है। क्लैट है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जो बच्चे भी अपना करियर लॉ में बनाना चाहते हैं, एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए एक एग्जाम होता है क्लैट। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? उसकी एलिजिबिलिटी है 12th अपीयरिंग क्लास या आपकी 12th हो चुकी हो। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ना मेरे सामने बहुत आता है कि सर क्लैट की तैयारी 11th में स्टार्ट की जाए, 12th में स्टार्ट की जाए, या फिर जब हमारी 12th पूरी हो जाए, यानी कि जिसको हम ड्रॉप ईयर कह देते हैं, उसमें स्टार्ट की जाए। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, जब आप 11th में होंगे, जब आप 11th में होंगे तब आपके पास कितना टाइम है? क्लैट का एग्जाम होता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, आई थिंक आप लगा लीजिए फर्स्ट संडे दिसंबर के अंदर। तो अगर आप 11th क्लास में हो, अभी आपकी 11th स्टार्ट हुई है या होने वाली है, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए अगर आपने क्लैट की तैयारी करनी है। क्योंकि आपके साथ आपके पास लगभग भी मार्च अप्रैल से लेके दिसंबर तक 1 साल 8 महीने होंगे। मोर देन 1.5 साल, 1.5 साल से ज्यादा है आपके पास क्लैट को तैयार करने के लिए। तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम हो सकता है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि हम ना एग्जाम के पास जाके देखेंगे 2-3 महीने पहले, क्रैश कोर्स ले लेंगे, सिलेबस पूरा हो जाएगा और क्लैट की तैयारी हो जाएगी। क्लैट ऐसे तैयार नहीं होता। क्लैट की तैयारी के अंदर सिर्फ सिलेबस नहीं है। क्लैट अगर क्रैक करना है तो उसके अंदर मेजर रोल आपका, जो मेजर आपको स्कोर गेन करवाएगा, वो है प्रैक्टिस। आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, कितने मॉक्स अटेम्प्ट करते हो, आपकी रीडिंग, जो रीडिंग एबिलिटी है वो कितनी अच्छी है, आप कितनी जल्दी रीड करके पैसेज को एनालाइज कर लेते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं विद प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास यहाँ पे बहुत टाइम है। अब ट्वेल्थ में सपोज अभी आपकी 11th पूरी हुई है। अब जो बच्चे 11th पूरी कर रहे हैं, 11th में मार्च में फ्री हो जाएंगे। 12th आपके पास पूरा साल है। अभी भी बच्चों के पास क्या है, लगभग 8 महीने पड़े हैं। 8 महीने भी इनफ टाइम है अगर आप क्लियर करना चाहते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे स्टार्ट करना। अब जिसको बच्चे कह देते हैं कि ड्रॉप ड्रॉप ईयर या आफ्टर 12th ड्रॉप ईयर। अब इस साल पहली बात तो आपने अपनी जिंदगी का 1 साल कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अगर आप 11th में स्टार्ट कर देते, 11th में स्टडी का कोई इतना प्रेशर भी नहीं होता स्कूल्स के अंदर, जो इंडिया के स्कूल्स के अंदर 11th में ज्यादा प्रेशर नहीं होता। 12th के बोर्ड्स को होता है अपने हमें कि हम 12th के बोर्ड्स के अंदर नंबर अच्छे आने चाहिए। देखिए 11th में अगर हम स्टार्ट करते थे तो हमारा सिलेबस हो जाता, यहाँ की सिर्फ प्रैक्टिस करनी थी। 12th के बोर्ड से पहले तो एग्जाम हो ही जाना है। हाँ, लेकिन जो ड्रॉप ईयर वाले बच्चे हैं उनको एक बेनिफिट जरूर है। उनका ये बेनिफिट है कि अब उनको क्लासेस की, स्कूल की क्लासेस की कोई टेंशन नहीं। अब वो अपना पूरा का पूरा टाइम, पूरा का पूरा दिन अलॉट कर सकते हैं क्लैट की प्रिपरेशन के लिए। तो हाँ, ये भी नॉट अ बैड ऑप्शन, लेकिन हाँ अच्छी ऑप्शन हो सकती है अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करो ड्रॉप ईयर को। ठीक है। तो स्टार्ट, अगर प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, स्टार्ट करिए 11th क्लास के अंदर, जिसके अंदर आपको 11th क्लास के अंदर आप सारा सिलेबस कवर कर लीजिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए। 12th क्लास के अंदर आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक्स, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स अटेम्प्ट कीजिए। फिर जाके कहीं पे बनती है हमारी क्लैट में बात। ठीक है। अगर हम, आपको आपने सुना होगा कि क्रैश कोर्सेज चला, क्रैश कोर्सेज के अंदर आपका सिर्फ सिलेबस कवर होता है, वो भी जल्दबाजी में। अगर आप कहेंगे कि आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, नहीं हो सकते। हाँ, अगर किसी बच्चे ने एक बैच पहले लगा रखा है, उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, देन
क्रैश कोर्स उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, उसके लिए काफी स्कोरिंग हो सकता है कि उसको काफी ज्यादा चीजें पता लग सकती है कि मैं कैसे स्कोर ज्यादा गेन कर सकता हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक क्लैट की प्रिपरेशन नहीं की है तो क्लैट का जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए नहीं है। ठीक है। सो पहले मैं अपने बारे में बताता हूं। मेरा नाम है ऋषभ बागला, मैं एनएलयू पटियाला से ग्रेजुएट हूं। मैंने भी एक क्लैट एग्जाम दिया था 2019 में, आपकी जैसा था, कंफ्यूज्ड, ओवरवेल्म्ड, लेकिन देन मैंने एक सही राह चुनी। मेरे फादर ने मुझे गाइड किया, एक सही कोचिंग ली और अपने एम को पूरा किया और एनएलयू पटियाला से मैंने अपनी बीएलएलबी ऑनर्स को कंप्लीट किया। और अब मेरा मिशन है कि आप कि जैसे मेरे जैसे कई बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, उनको पता नहीं है तैयारी कैसे करनी है, उनको मैं मेंटोर करता हूं, पढ़ाता हूं, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस भी देता हूं, जिससे उनका क्लैट का एग्जाम क्लियर हो सके, आपका सपना पूरा हो सके। ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं। पहले मैं आपके लिए एक लीगल रीजनिंग का लाइक अ डेमो सेशन लेकर आया हूं, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि लीगल रीजनिंग है क्या चीज। ठीक है। पहले चलो ये जानते हैं, क्लैट के अंदर आप सबको पता होगा कितने सब्जेक्ट्स आते हैं क्लैट के अंदर। 5 सब्जेक्ट्स हैं, मोटे मोटे यहाँ पे बात कर लें। पहला सब्जेक्ट हो गया लीगल, देन जीके एंड करंट, देन लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं क्लैट के एग्जाम के अंदर। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग की मोटी मोटी अगर हम वेटेज बात करें ना, एग्जाम के अंदर लगभग 25% वेटेज है आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ लीगल रीजनिंग की। लीगल रीजनिंग के अंदर क्या आता है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम एंड एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और थोड़े बहुत स्पेशल लॉज के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आईटी एक्ट के ऊपर पूछे जा सकते हैं। वो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। मेजरली ये 4 क्वेश्चंस कवर करता है लीगल रीजनिंग। ठीक है। आपके 28 से 32 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसमें से? लीगल रीजनिंग में से। ठीक है। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको 120 मिनट मिलते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, इंट्रोडक्टरी सेशन वो आपके साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज। तो पहली बात, टॉट। टॉट का मतलब क्या? टॉट आया कहां से? टॉट आया एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब है टॉटम। टॉटम, टॉटम का मतलब था रॉन्ग, कोई भी गलत काम। गलत काम, कोई भी गलत काम होगा उसको क्या कहते हैं हम? रॉन्ग। तो कहां से डिराइव हुआ टॉट? टॉटम से डिराइव हुआ, जो एक लैटिन वर्ड है। टॉटम का मतलब क्या है? रॉन्ग, किसी भी तरह का। और टॉट को क्या कहते हैं? किसी भी तरह का सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग, क्या फर्क होता है वो भी जानते हैं, ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है। अभी अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या डील करता है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील्स विद लीगल इंजरीज अराइजिंग आउट ऑफ सिविल रॉन्ग। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या डील करता है? लीगल इंजरीज जो हो रही हैं अराइजिंग आउट ऑफ अ सिविल रॉन्ग। कोई भी एक गलत काम जो सिविल नेचर का है, उसके उस काम के दौरान कोई भी लीगल इंजरीज अराइज हुई हैं, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स उससे डील करता है। ठीक है। अब लीगल इंजरीज क्या होती हैं? बहुत बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, इंजरी क्या हुई? नुकसान हुआ। लीगल इंजरीज मतलब आपके लीगल राइट्स को वायलेट किया गया किसी ने,
लीगल राइट्स की इंजरीज हुई उसको कहते हैं लीगल इंजरीज होना। सपोज आपके घर के अंदर बिना पूछे कोई घुस जाता है, अब वो क्या है, उसको हम कहते हैं टॉर्ट्स के अंदर ट्रेसपास। आपके घर के अंदर बिना पूछे घुस गया तो आपकी राइट टू प्राइवेसी को उन्होंने क्या कर दिया, इंफ्रिंज कर दिया, आपका लीगल राइट वायलेट हो गया। तो ये क्या है, लीगल इंजरी है। ठीक है, अब टॉर्ट्स का किससे डील करता है, लीगल इंजरीज अराइजिंग आउट ऑफ अ सिविल रॉन्ग। उन्होंने क्या किया, सिविल रॉन्ग किया जिससे आपको लीगल इंजरीज हुई। ठीक है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। टॉर्ट्स के अंदर जो रॉन्ग है वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, किसी कम्युनिटी अगेंस्ट नहीं होता या सोसाइटी एज अ होल के अगेंस्ट नहीं होता, सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात की जाएगी। ठीक है, which is redressed by legal action for compensation against the wrong doer। अब सपोज उस पर्सन जो मेरे घर के अंदर घुसा मेरे से बिना पूछे, उस पर्सन ने तो रॉन्ग कमिट किया है, मेरा लीगल राइट भी वॉयलेट हुआ है। अब मेरे लीगल राइट को वॉयलेट हुआ है तो इसको सॉल्व कैसे, इसको रिड्रेस कैसे किया जाएगा, मुझे दी जाएगी कॉम्पनसेशन। अगर मैं कोर्ट में जाके सूट फाइल करूंगा उसके अगेंस्ट टॉर्ट्स के ऊपर, देन मुझे क्या मिलेगी, कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन मिलेगी कि हाँ मेरा लीगल राइट वॉयलेट हुआ है तो मुझे वो देंगे पैसा। कॉम्पनसेशन देंगे, कौन देगा, जिसने रॉन्ग कमिट किया है। रॉन्ग कमिट किया है उसको क्या कहते हैं, रॉन्ग डूअर, या तो उसको रॉन्ग डूअर कहते हैं जो रॉन्ग कमिट करेगा, या फिर जिसको हम कहते हैं कि टॉट कमिट करेगा उसको क्या कहते हैं, टॉट फीजर। टॉट फीजर, टॉट फीजर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स में फर्क क्या है। पहले होता था लॉ ऑफ टॉट, टॉट का मतलब है कोई भी एक गलत काम, इसकी डेफिनेशन है काफी नैरो थी, किसी भी एक गलत काम की बात कर रहे हैं। सपोज सिर्फ मैंने ट्रेसपास का बताया, आप तो सिर्फ ट्रेसपास की बात कर रहे हैं, या डेफमेशन मानहानि जिसमें आप किसी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा देते हो, वो अगर सिर्फ डेफमेशन की बात करेगा तो क्या हुआ, सिर्फ एक गलत काम हुआ, तो उसकी जो डेफिनेशन थी काफी नैरो थी। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, टॉर्ट्स मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई हैं, इसके अंदर डेफमेशन भी आ गई है, इसके अंदर ट्रेसपास भी आ गया है, इसके अंदर न्यूसेंस भी आ गई है, और भी बहुत चीजें आ गई। ठीक है, बैटरी भी है, असॉल्ट भी है, ये सब कुछ चीजें कवर करता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा इसके अंदर, कॉज ऑफ एक्शन मतलब कि अब आप जाके एक सूट फाइल कर सकते हो, अब आप एक एक्शन ले सकते हो अगर आपके अगेंस्ट कोई भी रॉन्ग कमिट हुआ है या फिर आपका कोई भी लीगल राइट वायलेट हुआ है, अगर आपकी कोई भी लीगल इंजरीज हुई है। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन ओनली अराइज ऑन वायलेशन ऑफ अदर्स लीगल राइट। कॉज ऑफ एक्शन तभी राइट अराइज होगा जब आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है। ठीक है, हाँ जी, कॉज ऑफ एक्शन अराइज ऑन वायलेशन ऑफ लीगल राइट, जब भी आपका लीगल राइट वायलेट होगा तब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। देन इंटेंशन, इंटेंशन टॉर्ट्स के अंदर रेलिवेंट नहीं है। इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन होता है कि आपकी विलिंगनेस, आपका मोटिव, मोटिव और इंटेंशन में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन आपको मैं थोड़ा मोटे तौर पे बता देता हूँ कि आप ये काम करना चाहते थे या आपने ये काम जानबूझ के किया, ये मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि जो एक्स पर्सन है ना, वो ना चोर है, आपको पता नहीं है कि वो चोर है, आपको किसने कहा था, आपके एक दोस्त ने कहा था कि एक्स पर्सन चोर है, आपने ना एक पर्सन को और जाके बोल दिया कि एक्स पर्सन तो चोर है, आपको पता नहीं था, आपको आपको पता नहीं था, श्योर नहीं था। ठीक है, लेकिन असली में वो पर्सन चोर नहीं है। अब आपने क्या किया, उस पर्सन को क्या किया, डिफेम किया। वो पर्सन को अगर पता लगेगा एक्स पर्सन को तो आपके ऊपर डेफेमेशन का सूट डाल सकता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो किसी और ने कहा था, मैंने तो इसलिए कह दिया। आपकी इंटेंशन इसके अंदर
मैटर नहीं करती कि आप उसको डिफेम करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे। इसके अंदर सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपने उनको डिफेम किया। अगर आपने किया, अगर उसको उसके लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं, उसको लीगल इंजरीज हुई हैं, देन आपको उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉर्ट्स है वो एक अनकोडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ है। अनकोडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ मतलब एक होता है कोडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ, एक होता है अनकोडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ। कोडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ मतलब जो पहले से लिखा गया हो, उसको कोड्स में डिवाइड कर रखा हो। सपोज फॉर एग्जांपल इंडियन पिनल कोड, जिसको भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया है, वो कोड्स में लिखा गया है। उसको पूरा कोई उसको हम कहते हैं कोडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ। लाइक सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसका अब नाम क्या हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये क्या है, ये कोडिफाइड फॉर्म्स ऑफ लॉ है। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है, ये एक अनकोडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ है। इसको एक कोड के अंदर लिखा नहीं गया है। ये किससे डिराइव होता है, ये प्रेसिडेंट से डिराइव होता है। ये पिछली लैंडमार्क जजमेंट्स जो होती हैं उससे डिराइव किया जाता है। ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे अब अगर एक मर्डर, कोई पर्सन मर्डर कमिट करता है, तो उसके अंदर पहले लिखा गया है इंडियन पिनल कोड के अंदर, बीएनएस के अंदर, मर्डर कमिट करेगा उसको सजा दी जाएगी। हर एक चीज, हर एक सेक्शन मेंशन्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं है, ये एक अनकोडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ है। एवरी टॉर्ट, ये कहता है एवरी टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, बट एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। मतलब हर टॉर्ट सिविल रॉन्ग तो है, लेकिन हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं है। कैसे हो सकता है, क्या है हो सकता है? इसका मतलब जो टॉर्ट की डेफिनेशन है वो काफी छोटी है, सिविल रॉन्ग की डेफिनेशन काफी ब्रॉड है, और टॉर्ट्स की डेफिनेशन एक उसका छोटा सा पार्ट है। टॉर्ट्स की डेफिनेशन छोटी है, सिविल रॉन्ग की डेफिनेशन बड़ी है। सिविल रॉन्ग्स के अंदर और भी चीजें आ सकती हैं। क्या आ सकता है? कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की है, वो भी तो सिविल रॉन्ग है। तो वो सिविल रॉन्ग तो है, लेकिन वो टॉर्ट है? वो टॉर्ट नहीं है। ठीक है। रेमेडी इज इन फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। पहले हमने कोडिफाइड और अनकोडिफाइड की बात की, अब हम बात करते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है, अब आपने किसी की डिफॉर्मेशन की, कुछ भी ऐसा एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। अगर आपने किसी को डिफेम किया कि आपको 1 लाख रुपया ही देना पड़ेगा, आपको 5 लाख ही देना पड़ेगा। क्यों भाई? अगर एक हर पर्सन के इंडिविजुअल लेवल पर डिपेंड करता है। सपोज अगर वो पर्सन एक इलाइट बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल वो मुकेश अंबानी है, अगर मुकेश अंबानी की को आप डिफेम करते हो, उसकी कंपनी को डिफेम करते हो, तो क्या उसको लॉस हो सकता है? उसकी ब्रांड वैल्यू पे फर्क पड़ेगा? उसकी ब्रांड वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। उसको मॉनेटरी लॉस एक ह्यूज अमाउंट तक हो सकते हैं। तो उसकी डिफॉर्मेशन का जो उसका क्लेम बन सकता है वो एक हाई अमाउंट का बनेगा। और दूसरी साइड एक पर्सन है जो एक छोटी सी दुकान चलाता है, अब उसके अगेंस्ट अगर उसने कोई डिफॉर्मेशन का सूट फाइल किया आपके अगेंस्ट, उसको आपने डिफेम किया, तो क्या उसके लिए जो क्लेम बनेगा, उसकी कॉम्पनसेशन क्या उतनी बनेगी? दोनों का बहुत फर्क होगा। ठीक है। तो ये इसके अंदर जो क्लेम्स हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं, सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं, पर्सन टू पर्सन मैटर करते हैं। तो इनको कहते हैं हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जो फिक्स नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? सपोज अगर किसी पर्सन ने रेप कमिट किया तो उसको इतने साल की सजा मिलेगी, प्लस फाइन मिलेगा, या दोनों मिलेंगे। अगर किसी ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया तो उसको ये सजा मिलेगी, उसको ये फाइन मिलेगा। ये क्या है? ये सीधा लिखा गया है, एक्सप्रेसली मेंशन है सेक्शंस के अंदर बीएनएस के। ठीक है, वो होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब मैंने आपको बताया टॉर्ट फीजर क्या होता है। जो पर्सन टॉर्ट कमिट करता है वो होता है टॉर्ट फीजर।
अब होता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ क्या होता है? पहली बात तो क्या होती है प्लेंट। जब मेरे साथ कोई टॉर्ट कमिट हुआ तो मैं कोर्ट में जाके क्या फाइल करूंगा? प्लेंट फाइल करूंगा मैं। ठीक है, प्लेंट फाइल करूंगा मैं। कोर्ट में जाके मैं प्लेंट फाइल करूंगा। जो पर्सन प्लेंट फाइल करता है वो क्या होता है? वो प्लेंटिफ होता है। जिसके अगेंस्ट कोई रॉन्ग कमिट हुआ, उसने कोई प्लेंट फाइल करी, वो है प्लेंटिफ। जो उस प्लेंट को डिफेंड करेगा कोर्ट के अंदर, वो होगा डिफेंडेंट। जो उस प्लेंट को डिफेंड करेगा वो होगा डिफेंडेंट। हु फाइल्स अ प्लेंट एज हिज लीगल राइट्स आर वायलेटेड एंड वांट्स compensation for the violation of rights is plaintiff. And defendant against whom the plaint has been brought, the person who is accused of violating legal rights of plaintiff, वो कौन है? वो है डिफेंडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स को लाने का पर्पस क्या था, जरूरत क्या थी, क्यों लाया गया लॉ ऑफ टॉर्ट्स? पहली बात तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स डिराइव कहां से हुआ था? इंग्लिश कॉमन लॉ से आया था। इंग्लिश कॉमन लॉ से आया। इंग्लिश कॉमन लॉ क्या है? जो हमारा सिविल लॉ है ना, वहां पे उनको उसको कहते हैं कॉमन लॉ। ठीक है, जहां जैसे हमारे इंडिया में सिविल लॉ है, वहां पे उसको कहते हैं कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ से डिराइव हुआ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की पर्पस और नीड क्या थी? पर्पस और नीड थी टू प्रोटेक्ट सिटीजंस फ्रॉम लॉस और इंजरी फ्रॉम रॉन्ग डूअर्स। जो रॉन्ग डूअर्स सिटीजंस को लॉस पहुंचा रहे हैं, इंजरीज दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। सेकंड, अब पहली बात तो प्रोटेक्ट करना। अगर अगर उन्होंने इंजरी पहुंचा दी है तो जो सिटीजंस हैं या फिर जो सफरर्स हैं, जो एग्रीव्ड पार्टी है, उसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, that the wrongdoer should compensate that person who suffered a loss or injury and not necessarily to punish the person. लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर या फिर किसी भी सिविल लॉ के अंदर हम रॉन्ग डूअर को पनिश नहीं करते हैं, इसके अंदर सिर्फ कॉम्पनसेशन होते हैं। ठीक है, अब अब बात आती है कि सिविल रॉन्ग क्या होता है और क्राइम क्या होता है, या फिर क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है। ठीक है, जो सिविल नेचर का होगा ये सिविल रॉन्ग होगा, जो क्रिमिनल नेचर का होगा क्राइम होगा। अब बोलोगे आपके सर ये तो हमें भी पता है कि सिविल नेचर का होगा, सिविल रॉन्ग होगा, लेकिन सिविल रॉन्ग होता क्या है और क्राइम क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी ने चोरी की तो वो क्या सिविल रॉन्ग है, क्राइम है? वो क्राइम है। अगर किसी ने रेप किया, किसी ने मर्डर करने की कोशिश की, किसी को किडनैप करने की कोशिश की, तो ये सब क्या है? ये क्राइम है। सिविल रॉन्ग्स क्या है? जैसे आपने किसी की मानहानि करी, किसी की रेपुटेशन की खराब करने की कोशिश की, वो क्या है? डेफमेशन है। किसी को आपने किसी घर के अंदर बिना पूछे घुसने की कोशिश की, वो है ट्रेसपास। आपने अननेसेसरली किसी के घर के बाहर अपना घर का सारा कचरा उठा के वहां उनके घर के बाहर डाल दिया, वो क्या है? वो न्यूसेंस है। ऐसे ही ये सारे सिविल रॉन्ग्स होते हैं जिनसे सिर्फ एक इंडिविजुअल को फर्क पड़ता है। सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर सबसे बड़ा फर्क, सिविल रॉन्ग एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, क्रिमिनल रॉन्ग सोसाइटी एज अ होल के अगेंस्ट होता है। ठीक है, सपोज अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो, उसका जो टेरर है, उसका जो एप्रीहेंशन है, उसका फियर है, पूरी सोसाइटी में आ रहा है। अगर एक पर्सन का मर्डर हुआ तो पूरी सोसाइटी पर उसका इम्पैक्ट पड़ा है, सिर्फ एक पर्सन पर नहीं पड़ा, या उसकी फैमिली पे पड़ा, और उसके पूरे नेबरहुड में पड़ा है, पूरी सोसाइटी में पड़ा है। तो क्राइम एक सोसाइटी के लिए, पूरी सोसाइटी एज अ होल के लिए होता है, अगेंस्ट होता है। जो सिविल रॉन्ग आता है वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है। पहली बात तो अगर वो सिविल रॉन्ग इंडिविजुअल के अगेंस्ट हुआ तो उसको उसके लिए सूट भी कौन फाइल करेगा? इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल सूट होते हैं। सपोज मैंने किसी पर्सन को
डिफेम कर दिया, उसको बोल दिया कि ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं पढ़ाता है, या फिर ये ठीक से काम नहीं करता है, तो अगर वो काम सही करता है, अगर मैंने उसको डिफेम कर दिया, तो फिर वो इंडिविजुअल लेवल पे मेरे मुझे सूट करेगा। सपोज एबीसी पर्सन वर्सेस ऋषभ बागला, इतना ही। लेकिन अगर सामने वाले पर्सन ने कोई क्राइम कमिट कर दिया है, तो वो केस कैसा होगा, वो केस उसके खिलाफ सूट कौन फाइल करेगा, उसके खिलाफ फाइल करेगी सूट स्टेट। आपने देखा होगा बहुत केसेस होते हैं जैसे इसमें लिखा होता है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस एक्सवाईजी। एक्सवाईजी कोई भी पर्सन हो सकता है, एक्सवाईजी ऋषभ बागला भी हो सकता है, एक्सवाईजी अभय प्रताप भी हो सकता है, एक्सवाईजी वसुंधरा भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है वो होता है स्टेट के खिलाफ, और जो सिविल रॉन्ग होता है वो होता है इंडिविजुअल के खिलाफ। अब 4 की पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इंजरी अराइजेस ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई और एक लीगल राइट उसका वायलेट हो गया। अब यहाँ पे इंजरी फ्रॉम ब्रीच टू सोसाइटी एज अ होल, यहाँ पे पूरी सोसाइटी को फर्क पड़ा उस इंजरी से। ठीक है जी, यहाँ पे क्या मिलेंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, कुछ भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे और पनिशमेंट मिलेगी। सपोज 7 साल की सजा सुनाई है, प्लस जो डैमेजेस लिखे हुए हैं वो भी लिखे होंगे। सपोज डैमेजेस लिखे हैं 5 लाख रुपीस, ये भी मेंशन्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन एक्शन लेगा। एग्रीव्ड पर्सन कौन है, जिसको नुकसान हुआ, जो सफरिंग पार्टी है वो एक्शन लेगा। यहाँ पे स्टेट एक्शन लेगी। यहाँ पे इंटेंशन रेलिवेंट नहीं है, यहाँ पे इंटेंशन बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट है इंटेंशन। क्या आपने कोई क्राइम जब कमिट किया, क्या आपकी इंटेंशन थी, क्या आपने वो चीज सोच समझ के की, आपने जानबूझ के की, या एक एक्सीडेंट था? अगर तो वो एक्सीडेंट था तब तो वो क्राइम नहीं है। सपोज आप गाड़ी चला रहे थे, अगर तो आप तेज गाड़ी चला रहे थे, तो आप रैश ड्राइविंग कर रहे थे, उसके नीचे कोई पर्सन आया और वो मर गया। अब वो मर्डर तो नहीं है, लेकिन वो क्रिमिनल रैशनेस हो सकती है, नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो सकती है, क्योंकि आपको पता है रैश ड्राइविंग करोगे कोई आगे आएगा तो मर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्पीड लिमिट के अंदर गाड़ी चला रहे थे, आप ट्रैफिक नियमों की पूरी पालना कर रहे थे, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी किसी को मारने की, लेकिन फिर भी कोई आगे आया, उसकी डेथ हो गई, अब क्या क्राइम है? ये बिल्कुल क्राइम नहीं है। क्राइम के अंदर आपकी इंटेंशन होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इन क्राइम के अंदर 3 चीजें देखी जाती है, इंटेंशन, मोटिव और नॉलेज। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बताऊंगा मैं इसमें फर्क क्या होता है। प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। अब प्लेंटिफ क्या होता है, जो प्लेंट को फाइल करेगा, इनिशिएट करेगा लॉ सूट को। डिफेंडेंट जो उसको रिस्पॉन्ड करेगा या फिर खुद को डिफेंड करेगा। अब प्लेंटिफ के ऊपर क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ है। अगर मेरे खिलाफ मुझे किसी ने डिफेम किया ना, तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि सामने वाले पर्सन ने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है, या अगर मुझे मेरे घर के अंदर किसी ने ट्रेसपास किया है तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि पर्सन घर पे आया था। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, प्लेंटिफ के ऊपर। डिफेंडेंट के ऊपर प्रूफ, कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। हाँ, जब एक बार मैंने साबित कर लिया, देन डिफेंडेंट को खुद को डिफेंड करना पड़ेगा, या उसको जो मेरे क्लेम है उसको अनप्रूफ करने के लिए या उसको खारिज करने के लिए उसको एफर्ट करने पड़ेंगे, खुद को सच्चा साबित करना पड़ेगा, देन बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लेम्स लूंगा, प्लेंटिफ क्लेम लेता है, और यहाँ पे वो क्लेम डिफेंडेंट उसको डिफेंड करता है कि मुझे क्लेम ना देने पड़े। पैसा कौन देना चाहता है, कोई भी नहीं। ठीक है, अब 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं टॉर्ट्स के अंदर, इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया। इनको ना पहले समझते हैं। क्या इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब इंजरीज, साइन का मतलब विदाउट, डैमनम का मतलब डैमेजेस। ऐसे यहाँ पे भी आ जाते हैं, डैमनम डैमेजेस, साइन विदाउट,
इंजरीज, इंजुरिया मतलब इंजरीज। अब पढ़ते हैं, इंजरीज हो रही हैं लेकिन कोई डैमेजेस नहीं हो रहे, या डैमेजेस हो रहे हैं लेकिन कोई इंजरीज नहीं हो रही। ये इंजरीज किन की बात कर रहा है? ये लीगल इंजरीज की बात कर रहा है, यहां पे भी लीगल इंजरीज की बात की जा रही है, ठीक है। लीगल इंजरीज हो रही हैं लेकिन कोई भी डैमेज नहीं हो रहा। मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोई आपके घर के अंदर आया, आपसे बिना पूछे आया, लेकिन उसने कोई नुकसान नहीं किया और वो चला गया। अब क्या आपका लीगल राइट वायलेट हुआ? बिल्कुल हुआ। मेरा राइट टू प्राइवेसी है, मेरे घर के अंदर बिना पूछे कोई कैसे आया, ट्रेसपास है। राइट टू मेरा राइट वायलेट हुआ, मुझे लीगल इंजरीज हुई। लेकिन क्या आपको कोई, क्या मुझे कोई डैमेज हुआ? मुझे कोई डैमेज ही नहीं हुआ। वो आया और वो चला गया, उसने घर का कोई नुकसान नहीं किया। ये होती है लीगल इंजरीज विदाउट डैमेजेस। इसके अंदर एक और एग्जांपल देता हूं। एक केस था एशबाय वर्सेस वाइट। एशबाय वर्सेस वाइट के अंदर क्या था? एक पर्सन पोलिंग स्टेशन पे जा रहा, पोल करने जा रहा होता है, वोट पोल करने जा रहा होता है, लेकिन पोलिंग ऑफिसर उसको वोट नहीं करने देता, ठीक है। लेकिन उसको वोट नहीं करने देता, उसका जो राइट टू वोट है वो उसने उसे छीन लिया, तो लीगल राइट्स वायलेट हुए, लीगल इंजरीज हुई। लेकिन एट लास्ट क्या हुआ? जिसको उसने वोट करने जाना था ना, वही पॉलिटिकल पार्टी जीत गई। अब क्या उसको कोई डैमेजेस हुए? उसको कोई डैमेजेस नहीं हुए, लेकिन क्या उसका लीगल राइट वायलेट हुआ? हाँ, उसका लीगल राइट वायलेट हुआ। तो यहाँ पे एक और, इस यहाँ पे हम क्या आता है, केस है एशबाय वर्सेस वाइट, ठीक है, एशबाय वर्सेस वाइट, ठीक है। अब डैमेजेस विदाउट इंजरीज। अब यहाँ पे हमें डैमेजेस हो रहे हैं लेकिन कोई भी लीगल इंजरीज नहीं हो रही। सपोज मैं एक कपड़े की दुकान चला रहा हूं, मेरा अभी एक दिन की सेल मेरी 10,000 रुपए की है, मेरे साथ एक बिल्कुल सेम कपड़े की दुकान खुल गई है एक और, उसने क्या किया, आते ही ऑफर ऑफर लगाई और अपना सामान बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 100 से कट के 50% पर आ गया। मतलब जहां मैं 10,000 रुपए की सेल कर रहा था दिन के अंदर, मेरी रहेगी 5,000 रुपए की। अब क्या मुझे डैमेजेस हुए? बिल्कुल हुए। लेकिन क्या मेरा लीगल राइट वॉयलेट हुआ? हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंपटीशन, कुछ भी, उसने सिर्फ कंपटीशन पैदा किया, वो सिर्फ कंपीट कर रहा है मुझे, उसने मेरा कोई भी लीगल राइट वॉयलेट नहीं किया। तो इसको कहते हैं डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि टॉर्ट्स के अंदर हम किसको कंसीडर करेंगे? क्या ये दोनों कंसीडर होंगे टॉर्ट्स के अंदर, या सिर्फ एक होगा? अगर एक होगा तो कौन सा होगा, देखते हैं। अगर हमारी लीगल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं और हमें कोई डैमेजेस नहीं हो रहे, तब तो हमें पता है, मैंने आपको बताया वो ट्रेसपास है, तो वो तो कंसीडर होगा। लीगल इंजरीज हो रही हैं लेकिन कोई डैमेजेस नहीं हुए, तब हम चाहे कोई डैमेजेस ना हो या फिर हो भी, हमने क्या देखना है, लीगल इंजरीज होनी चाहिए, तो ये टॉर्ट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ डैमेजेस हुए हैं, कोई भी लीगल इंजरीज नहीं हुआ है, कोई भी लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है प्लेंटिफ का, तो प्लेंटिफ उसके अगेंस्ट कॉज ऑफ एक्शन राइज नहीं कर सकता। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लीगल राइट का वॉयलेट होना या फिर लीगल इंजरीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये टॉर्ट्स के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा और ये किया जाएगा। अब मेंटल एलिमेंट्स क्या आते हैं? पहला आता है मोटिव, होती है, दूसरी होती है इंटेंशन, एक होता है मैलिस। अब फर्क क्या है इन तीनों में? मोटिव, मेरा काम, ये काम करने के पीछे बिहाइंड वजह, पीछे वाली वजह क्या थी? सपोज आप यहाँ पे पढ़ने आए, आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव है क्लैट को क्लियर करना, इसलिए आप गाइडेंस ले रहे हो, मेंटोरशिप ले रहे हो, नई नई जगह पे जाने की देख रहे हो, कौन आपको बढ़िया पढ़ा सकता है, किससे आपकी बढ़िया ट्यूनिंग होती है, किससे आपको ज्यादा समझ आता है, ये आपका क्या है, मोटिव है। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है कि मेरी, मैं करना क्या, करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ। आपने आपने इंटेंटफुली इस क्लास को ज्वाइन किया, आपने इंटेंटफुली इस क्लास को देख रहे हो, पूरी देख रहे हो, अभी तक देख रहे हो, ये आपकी इंटेंशन है। मेलिस, मेलिस होती है गलत इंटेंशन, इसको हम कहते हैं
रुकिए, कलर चेंज कर लेते हैं हम। इविल, इविल इंटेंशन, मेलिस मतलब गलत इंटेंशन। मतलब इसका है कि अगर किसी पर्सन ने कोई चोरी की है, उसके पीछे उसका सॉरी उसकी गलत इंटेंशन छुपी हुई थी। अगर किसी ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया जानबूझ के आके, इसके अंदर उसकी क्या है, इविल इंटेंशन है। ठीक है। अब मेलिस दो तरह की होती है, मेलिस इन लॉ एंड मेलिस इन फैक्ट। मेलिस इन लॉ क्या है, इंटेंशनल डूइंग ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट विदाउट अ जस्ट कॉज। और मेलिस इन फैक्ट क्या है, एक्ट डन विद वेंजेंस और इविल इंटेंशन। अगर मैं ये सोचता हूं कि मुझे ना ये पर्सन पसंद नहीं है, ऐसा करता हूं इसके ना इसके खिलाफ ना मैं र्यूमर्स फैला देता हूं और एडवर्टीजमेंट लगवा देता हूं कि ये पर्सन की, जिससे इसकी इमेज खराब हो जाए, इसकी रेपुटेशन खराब हो जाए। तो इसके अंदर क्या है, मेरा बदले की भावना है, वेंजियंस है। तो इसको क्या कहते हैं, मेलिस इन फैक्ट। ठीक है। मेलिस इन लॉ क्या आता है, मेलिस इन लॉ इंटेंशनल डूइंग ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट, मैं रॉन्गफुल एक्ट जानबूझ के कर रहा हूं, सॉरी इंटेंशनल डूइंग ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, लेकिन मेरे पास कोई भी जस्ट कोज नहीं है। मैंने रॉन्गफुल एक्ट जानबूझ के किया, लेकिन मेरे पास कोई भी जस्ट कोज नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने किसी को डिफेम किया, लेकिन आपको आपको पता नहीं था कि वो वो एक सही पर्सन है, वो एक इनोसेंट पर्सन है, लेकिन आपने वो किया तो जानबूझ के ही ना। ठीक है, आपने रॉन्गफुल एक्ट किया, सपोज आपने किसी के घर के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन आपका ये इरादा नहीं था कि आप उसके घर से चोरी करो। तो यहाँ पे ये क्या है, मेलिसिन फैक्ट। ठीक है। अब मेलिस एक लीगल टर्म है विच रेफर्स टू अ पार्टीज इंटेंशन टू डू इंजरी टू अनदर पार्टी। मेलिस इधर एक्सप्रेस्ड हो सकता है और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड क्या होता है, एक्सप्रेस्ड मतलब साफ साफ दिख रहा हो, मतलब साफ साफ शब्दों में बताया गया हो, एक्सप्रेस्ड होता है। इम्प्लाइड मतलब उसके एक्शन से जज किया जा रहा है कि वो उसके अंदर मेलिशियस इंटेंशन है, इविल इंटेंशन है, उसके एक्शंस बता रहे हैं, जिस तरीके से उसने एक्ट किया उसके एक्शंस बता रहे हैं कि उसकी जो इंटेंशन थी वो गलत थी। ठीक है। अब मेलिस जनरली एब्सेंट होता है टॉर्ट्स के अंदर, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। मेलिस आपने पहले भी बात की, अपनी इंटेंशन पूरी की पूरी एब्सेंट होती है टॉर्ट्स के अंदर, लेकिन कुछ केसेस में काम प्रेजेंट होती है। मैं आपको फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल दे देता हूं। बैटरी, असॉल्ट और डिफॉर्मेशन के अंदर भी कहीं जाके। ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूं बैटरी क्या होती है, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से बताता हूं। असॉल्ट और बैटरी क्या होता है। असॉल्ट, सपोज असॉल्ट का मतलब है एप्रीहेंशन ऑफ इमिनेंट हार्म। इमिनेंट का मतलब इमीडिएट, कि मुझे डर है कि मुझे कोई अभी के अभी नुकसान पहुंचा देगा, अभी के अभी मुझे कोई मार देगा, मुझे थप्पड़ मार देगा, मुझे गोली मार देगा, कुछ भी हो जाएगा। सपोज एक आपका तो कोई दोस्त है, या फिर आप एक सड़क पे चल रहे हो, कोई पर्सन पीछे से आता है, आपको डरा कर सीधा ऐसे करता है, या आपके आपके दिमाग के ऊपर, आपके सिर के ऊपर एक गन पॉइंट कर देता है, आपको डराता है कि मैं अभी शूट कर दूंगा, चाहे वो गन नकली है, लेकिन उसकी वजह से आपको लगा कि असली है, आपके दिमाग में एक डर पैदा हुआ। वो जो डर पैदा हुआ उसको कहते हैं एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन ऑफ इमिनेंट हार्म, अभी मुझे डर है, तो इसको कहते हैं असॉल्ट। और बैटरी क्या होती है, बैटरी के अंदर आपका फिजिकल कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर मैंने सिर्फ डराया, कुछ किया नहीं, तो वो क्या है, वो असॉल्ट है। लेकिन अगर मैं पीछे से भागता हुआ आया और मैंने आपको धक्का मारा और आप नीचे गिर गए, ये क्या है, ये बैटरी है। मैंने इंटेंशनली आपको पीछे से जाके धक्का मारा और आप गिर गए, या मैंने किसी को स्लैप किया, ए पर्सन ने जाके बी को स्लैप कर दिया, या उसको लोगों ने क्या किया, मतलब उसके दोस्त ने किसी को
थप्पड़ मारा, पंच किया, कुछ भी किया, ये सब क्या होते हैं, ये बैटरी होते हैं। इसके अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट का होना बहुत जरूरी है, लेकिन असॉल्ट के अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा सेशन, मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो आप स्काईलर एजुकेशन के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं 1 अप्रैल से। हमारी टीम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, सब कुछ मिलेगा आपको, मॉड्यूल्स भी मिलेंगे हमारी तरफ से। एक सबसे यूनिक चीज मैं आपको यहाँ पे दूंगा, 1-to-1 मेंटोरशिप। अगर आप कहीं पे भी लैग कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे भी पीछे रह रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, डाउट्स तो आपको हर जगह सॉल्व करवाने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एनएलयू के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो आपको मेंटोर करेंगे कि यार सपोज तू इतना इतना टाइम बना के पढ़ रहा है, तू ऐसे नहीं पढ़, उसको ना, इसको एक तेरा एक स्टडी प्लान बना देते हैं, तूने दिन के अंदर इतने घंटे, 2 घंटे इसको देने हैं, 2 घंटे इसको देने हैं, 1 घंटा उसको देना है, तेरा एक स्टडी प्लान बन गया। अब तुझे हर हफ्ते 1 घंटा तेरे पास टाइम है, हम तेरे को वीडियो कॉल करेंगे और तेरी करेंगे मेंटोरशिप। ठीक है, तो ये फीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जाएगा। ये नहीं कि मेरी क्लास में अगर 25 बच्चे बैठे तो मैंने, मुझे पता नहीं कि 25 बच्चे कितने हैं, 2500 भी बैठे होंगे ना, तब भी मुझे हर एक बच्चे का पता होगा कि कितने बच्चे बैठे, और बच्चों की रिपोर्ट क्या है, और उनसे बात क्या करनी है, उनको बताना क्या है, उनको गाइड कैसे करना है, ये हमारी टीम आपको बताती रहेगी। क्योंकि एग्जाम क्लैट का जो है सिर्फ पढ़ाने से क्लियर नहीं होता, आपको एक टाइम टू टाइम मेंटोरशिप चाहिए, तो वो मेंटोरशिप हम आपको बहुत अच्छे से देंगे। ठीक है, तो इस यहीं पर मैं आपसे विदा लेता हूं आज की क्लास से। मुझे उम्मीद आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छी मोटिवेशनल चीजें कह सकते हैं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, और आपके लिए ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं लेकर आता रहूं यूट्यूब के ऊपर। चलो, थैंक यू सो मच।